मानव सभ्यता के सामने तीन सबसे बड़े संकट माने जाते हैं। पहला संकट है जलवायु परिवर्तन का, दूसरा संकट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और तीसरा संकट है परमाणु युद्ध का। परमाणु हथियारों की सबसे अधिक संख्या से सज्ज देश अगर परमाणु हथियारों पर नियंत्रण स्थापित न करें तो उससे परमाणु हथियारों के संदर्भ में एक वैश्विक होड़ उत्पन्न हो सकती है, जो कि विश्व को परमाणु युद्ध जैसी स्थितियों में भी झोंक सकता है। विश्व में दो देश जिनके पास 80% से अधिक परमाणु हथियार हैं, वे देश हैं अमेरिका और रशिया। पिछले लगभग 50 वर्षों से ये एक व्यवस्था के अंतर्गत लगातार परमाणु हथियारों की संख्या को कम करते आए हैं। लेकिन जो अंतिम शेष व्यवस्था थी, जिसको हम न्यू स्टार्ट संधि के नाम से जानते हैं, वो 5 फरवरी 2026 यानी आज समाप्त हो रही है और इसकी कोई भी उत्तराधिकार व्यवस्था मौजूद नहीं है। यानी विश्व एक बहुत ही खतरनाक दौर में प्रवेश कर रहा है। तो किस प्रकार से व्यवस्था बनी आई थी उसको समझना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और साथ ही आप इससे ये भी समझ जाएंगे कि नई व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले न्यू स्टार्ट संधि के संदर्भ में कुछ बेसिक तथ्यों को जान लेते हैं। तो न्यू स्टार्ट संधि कब अस्तित्व में आई थी? न्यू स्टार्ट के नाम से इसको जाना जाता है। स्टार्ट का मतलब क्या हुआ? स्टार्ट का मतलब हुआ स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी यह कब अस्तित्व में आई थी? ये अस्तित्व में आई थी वर्ष 2010 में इस पर साइन हुए थे और ये वर्ष 2011 से लेकर के वर्ष 2026 तक थी, यानी 5 फरवरी 2026 तक। 2010 में इस पर साइन किसने किए थे? अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और रशियन प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव, उनके द्वारा इस पर साइन किए गए थे। इसके अंतर्गत क्या व्यवस्था की गई थी? इसके अंतर्गत दोनों देशों ने यह माना था कि दोनों देश 1550 से अधिक जो तैनात न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उससे ज्यादा नहीं रखेंगे, 1550 से ज्यादा नहीं रखेंगे। दूसरी व्यवस्था यह अपनाई गई क्योंकि न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी करने के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल और भारी बॉम्बर्स की आवश्यकता होती है, तो उनकी संख्या को भी सीमित किया गया 800 तक। किसकी संख्या को? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल और जो भारी बॉम्बर्स थे उनकी संख्या को भी सीमित कर दिया गया। तीसरी व्यवस्था यह की गई कि दोनों ही देश एक दूसरे को डेटा प्रदान करेंगे न्यूक्लियर वॉरहेड्स के संदर्भ में, और साथ ही एक दूसरे की जो तैनात न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, जो साइट्स हैं, उनका भी यानी ऑन साइट निरीक्षण भी होगा। और ऑन साइट निरीक्षण को दो टाइप में बांटा गया। पहले टाइप में रखा गया जो कि तैनात न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उनकी ऑन साइट निरीक्षण होगा, और जो कि गैर तैनात सुविधाएं हैं उनका भी निरीक्षण किया जाएगा, ताकि एक पारदर्शी तरीके से जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उन पर एक नियंत्रण एस्टेब्लिश किया जा सके, उनको संख्या को कम किया जा सके। अब ये जो पूरी व्यवस्था है, ये आप ये तो नहीं कह सकते कि बहुत बड़े स्तर पर सफल हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इसने जो न्यूक्लियर हथियार हैं उनको कम करने की दिशा में इसके प्रयासों को आप कह सकते हैं कि इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो हैं वो किसके पास है? रशिया के पास है, 5580 के लगभग। हालांकि इस आंकड़े में अलग अलग जगहों पर जाएंगे तो आंकड़ों में अंतर मिलेगा। सामान्य तौर से हम बात कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास कितने हैं? 5225। इसके बाद चाइना के पास कितने हैं? चाइना के पास माने जाते हैं 600। फ्रांस के पास कितने माने जाते हैं? 290। और ब्रिटेन के पास, यूनाइटेड किंगडम के पास माने जाते हैं लगभग 225। भारत के पास कितने माने जाते हैं? भारत के पास माने जाते हैं लगभग 172 और पाकिस्तान के पास लगभग 170। ये सामान्य आंकड़े हैं, ऊपर नीचे थोड़ा सा होगा इसमें, अलग अलग अगर वेबसाइट पर जाएंगे। लेकिन ये जो न्यू स्टार्ट संधि थी, आप देखिए कि पूरा न्यूक्लियर हथियारों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सबसे बड़ा यहां पर है। तो इन दोनों देशों के बीच एक व्यवस्था अगर मौजूद रहती है तो उससे एक वैश्विक होड़ को नियंत्रित करने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। अब ये व्यवस्था ही समाप्त हो गई है, तो नई व्यवस्था की आवश्यकता निश्चित रूप से है। और यूनाइटेड नेशंस महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी इस पर चिंता अभिव्यक्त की है कि विश्व एक बहुत ही गंभीर दौर में प्रवेश कर रहा है, खतरनाक दौर में प्रवेश कर रहा है, क्योंकि नई व्यवस्थाओं की आवश्यकता है जहां पर न्यूक्लियर वॉरहेड्स के अंतर्गत नियंत्रण लगाया जाना चाहिए। अमेरिका और रशिया के बीच 1972 से कौन सी व्यवस्थाएं चली आ रही हैं, यह जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, उसको हम जानेंगे। उन व्यवस्थाओं को आप साल्ट और स्टार्ट के नाम से जानते हैं। उसमें एक सोट भी आता है, सोट व्यवस्था भी आती है। वो क्या थी?
इन सभी पक्षों पर बात होगी, लेकिन इससे पहले इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से कराने के लिए आप घर बैठकर ही जीएस की तैयारी कर सकें, इस बात को ध्यान में रखते हुए एक कोर्स लॉन्च किया है, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में पूरा करा देगा। इसकी सबसे खास बातों में ये शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी शाखा में जाएंगे और जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट होगी, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में पड़ जाएगा। इसके संबंध में जो बैच है वो आपको हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश तीनों में ही उपलब्ध होंगे और तीनों में आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस रहेगा, जो पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी, नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करती हुई 10 कलर प्रिंटेड बुकलेट्स भी होंगी। अपने आप में कंप्लीट पैकेज है, तो इसमें अपना एडमिशन ले लीजिए। इस फीस में अगर आप डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो इस कोर्स से जुड़ने के दौरान मनीष कोड का इस्तेमाल करिएगा तो आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। साथ ही इस फीस को आप ईएमआई पर भी जमा कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और अब हमें क्या जानना था? अब हमें ये जानना था कि 1970 के दशक से अमेरिका रशिया के बीच कौन सी व्यवस्था मौजूद थी। आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हम शीत युद्ध में प्रवेश किए थे, जहां पर सोवियत संघ और अमेरिका आमने सामने थे। 1960 के दशक में दोनों देशों को ये समझ में आने लगा कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और इस पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है, और इसलिए 1960 के दशक में इन दोनों देशों को के बीच वार्ताएं शुरू हुई न्यूक्लियर वॉरहेड्स को नियंत्रित करने से संबंधित। और उसी का परिणाम ये हुआ, उसके परिणाम अगर आप देखेंगे तो उसका परिणाम ये हुआ कि एक संधि अस्तित्व में आई जिसको हम साल्ट के नाम से जानते हैं, साल्ट फर्स्ट के नाम से, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स ट्रीटी के नाम से इसको जानते हैं। ये कब अस्तित्व में आई? 1972 में, और 5 वर्ष की अवधि के लिए अस्तित्व में आनी थी। इसके अंतर्गत ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर हेड्स की संख्या को निर्धारित किया गया, संख्या को निर्धारित नहीं किया गया, लेकिन आप जानते हैं कि न्यूक्लियर वॉर हेड्स को ले जाने के लिए जिस तरह के लॉन्चर की आवश्यकता होती है उन पर नियंत्रण एस्टेब्लिश किया गया। यह बताया गया कि किसी भी तरह के नए लॉन्चर, जैसे नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक जो मिसाइल्स हैं, मिसाइल्स लॉन्चर का निर्माण नहीं होगा। और साथ ही जो हल्के प्रकार की आईसीबीएम है उनको भारी प्रकार की आईसीबीएम में भी नहीं बदला जाएगा। तो इस प्रकार से परमाणु हथियारों को कम करने की स्थिति का निर्माण किया गया। तो अपने आप में पहली संधि थी और इसका बहुत महत्व माना जाता है। फिर जब 1977 में इसकी अवधि समाप्त हो गई तो फिर नई संधि पर बात हुई, और नई संधि पर बात हुई तो 1979 में साल्ट 2 पर लगातार बात होने लगी, जिसमें और अधिक कड़े प्रकार के नियंत्रण परमाणु हथियारों पर लगाने की व्यवस्था स्थापित करनी थी। लेकिन यह संधि अस्तित्व में नहीं आई। कारण यह था कि 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, जिसके कारण इस संधि को, साल्ट 2 को, अमेरिकी सीनेट ने मंजूरी नहीं प्रदान की, तो यह अस्तित्व में ही नहीं आई। 1980 के दशक में लगातार वार्ताएं होती रही और फिर हमारे सामने आती है स्टार्ट संधि, यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। और ये कब आई? 31 जुलाई 1991 में इस पर हस्ताक्षर हुए। सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे या सोवियत संघ के जो नेता थे, मिखाइल गोर्बाचेव, और अमेरिकी प्रेसिडेंट जो सीनियर बुश थे, उनके बीच हस्ताक्षर हुए। और इसके अंतर्गत कहा गया कि केवल न्यूक्लियर हथियारों को कम नहीं करना है, उनको सीमित नहीं करना है, बल्कि उनको सक्रिय रूप से नष्ट करना है। सक्रिय रूप से नष्ट करने की व्यवस्था की शुरुआत यहां पर होती है स्टार्ट संधि के माध्यम से। इसी के अंतर्गत एक प्रोटोकॉल विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसको हम लिस्बन प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, 1992। ये क्यों आया? आप जानते हैं कि 1991 के अंत में सोवियत संघ का विघटन हुआ और उससे बहुत से गणराज्य उभरे। सबसे बड़ा तो रशियन फेडरेशन ही था, इसके अलावा मध्य एशियाई गणराज्य, इसके अलावा जो पूर्वी यूरोप था उसमें भी देश उभरे, जैसे कॉकेशस जो देश थे वो भी उभरे, और पूर्वी यूरोप में जैसे यूक्रेन, मोल्डोवा, बेलारूस, ये देश अस्तित्व में, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया। अब लिस्बन संधि के माध्यम से इस संधि में जो ये स्टार्ट संधि हुई थी, इसमें रशिया, बेलारूस, यूक्रेन और कजाकिस्तान को शामिल किया गया। 2001 तक इस संधि ने बहुत अच्छे परिणाम दिए।
2001 तक इस संधि के आधार पर बहुत से न्यूक्लियर हथियारों पर नियंत्रण एस्टेब्लिश किया गया, सक्रिय रूप से उनको नष्ट किया गया। और यहां पर हम देखते हैं कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या में और अधिक कमी करने के लिए इसी के पैरेलल, स्टार्ट के पैरेलल ही वर्ष 2002 में एक और व्यवस्था आई जिसको हम सोर्ट के नाम से जानते हैं। सोर्ट का फुल फॉर्म क्या हुआ? स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी। और इसके माध्यम से न्यूक्लियर वॉरहेड्स को और कम करने की व्यवस्था लाई गई। और ये कब से कब तक लागू होनी थी? वर्ष 2002 से वर्ष 2009 तक लागू होनी थी। स्टार्ट का टाइम कब से कब तक था? 1991 से लेकर के वर्ष 2009 तक था। फिर वार्ता हुई नई संधि को लेकर के, जिसमें और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को तय कर दिया जाए, और तब आई न्यू स्टार्ट संधि, जिसके बारे में हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत में चर्चा की थी और उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण लक्ष्य तय किए गए। अब इसकी अवधि 5 फरवरी 2026 को समाप्त हो रही है। इसका मतलब क्या है? नई व्यवस्था मौजूद नहीं है, कोई नई आधिकारिक व्यवस्था मौजूद नहीं है न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कम करने की। तो जाहिर सी बात है कि ये एक वैश्विक होड़ को उत्पन्न कर सकती है, एक खतरनाक दौर को पैदा कर सकती है, जहां पर अलग अलग देशों में ज्यादा से ज्यादा परमाणु हथियार बनाने की एक होड़ उत्पन्न हो। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि हम उससे भी बेहतर, यानी न्यू स्टार्ट संधि से भी बेहतर समझौता करेंगे। लेकिन यह समझौता कब करेंगे और किस प्रकार से अस्तित्व में आएगा, किस नई शर्तों के साथ अस्तित्व में आएगा, साथ ही आप न्यू स्टार्ट संधि के लास्ट के फेज की अगर स्थिति देखेंगे तो वहां पर भी आपको कई शंकाएं खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि कोविड-19 के बाद स्थितियां क्या हुई कि जो ऑन साइट निरीक्षण होना था न्यूक्लियर साइट्स का, वो नहीं हो पाया, उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया कोविड-19 के बाद। वर्ष 2003 में, वर्ष 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई और वर्ष 2003 में रशिया ने कहा कि हम औपचारिक रूप से इस तरह की व्यवस्था में, जो इसके अंतर्गत शामिल थी न्यू स्टार्ट के अंतर्गत, उसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन स्वैच्छिक रूप से हम न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कम करने की दिशा में काम करेंगे। तो आप देखिए कि इसका जो लास्ट फेज था उसमें भी कई तरह की चीजें खड़ी हुई हैं, कई तरह की शंका आशंका ने उसने जन्म दिया है और कोई नई व्यवस्था हमारे सामने नहीं है, इसलिए इस चीज को बहुत खतरनाक माना जा रहा है। तो निश्चित रूप से कोई ना कोई संधि अस्तित्व में आनी चाहिए जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स पर एक नियंत्रण स्थापित कर सके, क्योंकि इससे मानव सभ्यता के एक बहुत बड़े संकट के रूप में देखा जाता है परमाणु हथियारों को। अब इससे संबंधित एक प्रश्न है, न्यू स्टार्ट संधि के तहत अधिकतम कितने तैनात परमाणु वॉरहेड की अनुमति थी? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? 2000, 1800, 1550 या 1250। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत होता है। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।